sulfur. After oxygen, sulfur is the important element in this particular group. तो सल्फर भी हम जानते हैं मोस्ट ऑफ सल्फाइड और से फॉर्म में भी सल्फाइड पाया जाता है अपार्ट फ्रॉम in its own elemental state as acid. तो ये जो सल्फर है इसके हम पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉप्स के बारे में. लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस किया था शॉर्टली. पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉप्स ऑफ सल्फर. सो तीन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पाया जाता है सल्फर. मेनली दो है, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हम बोलते हैं. इसके अलावा दूसरी तीसरा भी एक है प्लास्टिक सल्फर बोलते हैं इसको. तो रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड प्लास्टिक सल्फर हम बोल सकते हैं ओवरऑल. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोम्बिक सल्फर के बारे में. सबसे जो स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर है ना, वो रोम्बिक सल्फर है. मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर इज रोम्बिक सल्फर. दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म. अब ये जानना क्यों जरूरी है बताओ कि एक जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में से सॉरी नॉट आइसोटोप, एलोट्रोप्स में से मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा है जानना कहाँ फायदेमंद होगा आपको बताइए. इसको आप कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं? इसका स्टेबल फॉर्म जान के आप इसको कहाँ से कनेक्ट कर सकते हो? क्वेश्चन कैसा बन सकता है, किधर से कनेक्ट कर सकता है बताओ. He can connect with thermodynamics. He can connect with thermodynamics. तो इसको हम thermodynamics से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो हो जाएगा तो सबसे स्टेबल. हाँ, बिकॉज जो स्टेबल एलोट्रोप होता है उसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है ना. हीट ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो फॉर एसिड ब्रैकेट में क्या रहेगा, रोम्बिक एसिड, मोनोक्लिनिक एसिड, प्लास्टिक सल्फर. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. आप बोलेंगे सभी एलिमेंटल स्टेट में ही है एसिड 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 तो सबको जीरो कर देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं. सारे इलेक्ट्रॉन्स का जीरो नहीं. जैसे कार्बन है ना, ग्रेफाइट भी होता है, डायमंड भी होता है, पर कार्बन डायमंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होता है. फिर कार्बन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट का जीरो होता है. ओनली जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका ही हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो लेते हैं. इसका फायदा वहां पे कनेक्शन मिलेगा. लिंक लग रहा है आपको? लिंक बैठाने का. दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंड द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर आल्सो. एंड जो बाकी जो फॉर्म्स है ना, जैसे बाकी और क्या बता दो, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक सल्फर, वो उनको भी अगर मौका मिले तो रोम्बिक सल्फर में ही कन्वर्ट होना चाहेंगे बिकॉज रोम्बिक सल्फर इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा सल्फर. इसको हम अल्फा सल्फर भी बोलते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा सल्फर एंड दिस इज पेल येलो इन कलर. इसका रंग जो है पेल येलो रंग का होता है. It is insoluble in water. But soluble in carbon disulfide. पता ये सेम पॉइंट हमने कहीं और जगह पढ़ा क्या? The same point. Insoluble in water, soluble in carbon disulfide. ये पॉइंट हमने इससे पहले किसके लिए पढ़ा था? फॉस्फर, वाइट फॉस्फरस और फॉस्फाइन. व्हाइट फॉस्फरस के लिए पढ़ा था. वेरी गुड. फॉस्फाइन के लिए पढ़ा था. सेम पॉइंट है, इसे कनेक्ट करने. वेरी गुड. The density of this molecule is 2.07 gram per cc. And it exists as S8. It exists as S8 molecule. Octa atomic होता है. And this 8 atoms of sulfur, लिख लो, the 8 atoms of sulfur form
puckered ring structure. Note down this. Forms puckered ring structure. S8 molecular form में ये exist करता है. Clear? Puckered ring structure मतलब इस प्रकार से. Something like this. Draw structure to next form of airdrop is monoclinic. Monoclinic sulfur. Monoclinic sulfur. इसको हम बोलते हैं बीटा सल्फर. This can also be called as beta sulfur. Rhombic को हमने क्या बोला? अल्फा सल्फर, है ना? इसको हम बोलेंगे बीटा सल्फर. एंड जैसे हमने बताया कि मौका मिलने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा, रोम्बिक के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है. ये इंटर कन्वर्टेबल है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. 96 sorry not 96 95.6 डिग्री सेल्सियस. सिर्फ 95.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही ये स्टेबल होता है. अबव दिस टेम्परेचर स्टेबल मतलब एक रूम टेम्परेचर में हम बात करेंगे, बिकॉज हम तो नॉर्मल टेम्परेचर में बात करते हैं ना रूम टेम्परेचर में. तो रूम टेम्परेचर में रोम्बिक सल्फर ही स्टेबल है. तो रूम टेम्परेचर में अगर मोनोक्लिनिक आपके पास है तो जस्ट ऑन स्टैंडिंग ऐसे ही आप रखो, अपने आप जो मोनोक्लिनिक सल्फर है वो कन्वर्ट हो जाएगा रोम्बिक सल्फर के अंदर, बिकॉज मोनोक्लिनिक इज स्टेबल ओनली अबव 95.6 डिग्री सेल्सियस, है ना. उससे कम नॉर्मल टेम्परेचर में वो रोम्बिक में ही कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, है ना. दिस इज इम्पोर्टेंट. इसका रंग जो है एम्बर येलो कलर का होता है. It is soluble in carbon disulfide and insoluble in water. सेम है. ये भी एसिड रिंग्स के फॉर्म में ही होते हैं.
They're long, needle shaped crystals. ये भी एसएटी होते हैं, पर थोड़ा उनमें अरेंजमेंट में फर्क होता है, दोनों का अरेंजमेंट में फर्क होता है। देखने का क्या, लेट्स सी, देखते हैं कैसा दिखता है। देखो, ये वाले डायग्राम में देखिए आप, ये येलो येलो दिख रहा है ना, यहाँ पे रोम्बिक देखिए किस प्रकार से है। मोनोक्लिनिक जो है थ्रेड लाइक है ना, रिडल लाइक स्ट्रेट है। दोनों का जो अरेंजमेंट क्रिस्टल्स है उस पर अंतर होता है, दोनों का शेप्स, द अरेंजमेंट में अंतर होता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंस, ये कैसा होता है। दोनों एसिड मॉलिक्यूल्स ही है, तो उनका अरेंजमेंट में फर्क होता है ना। रिसर्च नहीं करने का, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज प्लास्टिक सल्फर। इसको हम बोलते हैं गामा सल्फर। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा होगा, so let's gamma sulfur. It is obtained by pouring boiling sulfur in cold water. एंड ये भी जो अगर आप ऐसे ही रखोगे ऑन स्टैंडिंग एट रूम टेम्परेचर, प्लास्टिक सल्फर जो है रोम्बिक सल्फर में ही कन्वर्ट हो जाता है। स्टैंडिंग it slowly gets converted into rombic sulfur. It is insoluble in H2O as well as CH2. बाकी दोनों कम से कम CH2 में soluble थे, ये दोनों में insoluble है। It is like your red phosphorus and all, red phosphorus and black phosphorus वैसे ही है ना, सिर्फ white phosphorus अकेला ही soluble था CH2 में, बाकी दोनों में insoluble थे। It is also called as supercooled liquid है।
नो राइट नोट. सर पीछे लीजिए ना. हो गया सर. Right note. First point of note. Sulfur exhibits paramagnetism using vapor state. Sulfur partly exists as S2 molecule which has two unpaired electrons. The antibonding pi star orbitals. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इस पॉइंट को पहले. Let's not कर लीजिए. तो S8 is diamagnetic only, but S2 is paramagnetic. वेपर स्टेट में वो कुछ मात्रा में S2 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है. वो S2 S6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो S2 मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है. जैसा O2 का हमने देखा था, पाई 2 पाई पाई स्टार x और पाई स्टार y में एक इलेक्ट्रॉन है, वैसे इसके अंदर होगा एक इलेक्ट्रॉन. इंपॉर्टेंट पॉइंट. नोट का सेकंड पॉइंट लीजिए. Besides these three allotropes of sulfur, it has two more allotropic forms. That is milk of sulfur and colloidal or gamma sulfur. से तीनों के अलावा तो और फॉर्म भी एग्जिस्ट करते हैं, उसमें डिस्कस नहीं करते हैं, पर होते हैं. एक को बोलते हैं मिल्क ऑफ सल्फर और एक है कोलोइडल सल्फर. तीसरा सल्फर ऑफ सल्फर. इसके नीचे और एक पॉइंट ऐड कर दीजिए. Milk of sulfur is soluble in CS2 and used in medicines. This is our letter of sulfur. Talking about the oxide of sulfur, especially we'll talk about SO2. SO2 के बारे में बात करते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड. इन जनरल हमने ऑलरेडी बात किया है जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. जनरलाइज्ड सल्फर के डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं. जैसे सल्फर मोनोऑक्साइड होता है, डाइऑक्साइड होता है, ट्राइऑक्साइड होता है ना. फिर सल्फर और भी अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड्स दिखाता है.
परंतु हम जानते हैं कि उसमें से डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो है वो प्रोमिनेंट है, जहाँ पे वो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। उसमें भी हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ एक ही ऑक्साइड वाले में, SO2 के बारे में बात करेंगे। We'll discuss in detail about SO2. Today heading SO2 sulfur dioxide. SO2 is released in atmosphere by volcanic gases, automobile exhausts, and sulfur containing fuel waste power plants. ये सही माध्यम से SO2 जो है नेचर में आपको मिल जाता है, रिलीज होता है। Let us come to the point. सर सर पीछे चलो ना 1 मिनट। हो गया। Coming to the point, that is preparation and the chemical properties, reactions की अगर हम बात करें, फर्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन के बारे में। अभी SO2 आपने देखा है नहीं बहुत जगह पे, जब भी हम कोई सल्फाइड ओर को रोस्टिंग कर देते हैं SO2 मिल जाता है। अभी इससे पहले भी रिएक्शन देखे हमने ऑलरेडी, स्टार्टिंग हम SO2 के बारे में बात कर रहे थे, है ना। प्रिपरेशन में एक तरीका ये है कि डायरेक्टली आप, फर्स्ट मेथड इज सल्फर प्लस ऑक्सीजन किया तो SO2 मिल गया, कंबशन ऑफ सल्फर बोल सकते हैं इसको। सेकेंड तरीका है कोई भी एक सल्फाइड और ले लो आप, है ना, मेटल सल्फाइड, यू टेक मेटल sulfide and treat with oxygen, you get metal oxide plus SO2, right? थर्ड वे सल्फाइड्स को हीट करो, हीटिंग ऑफ सल्फाइड्स। फॉर एग्जांपल से मैग्नीशियम सल्फाइड आपने लिया, इसको हीट कर दिया तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस SO2। जैसे H2SO3 को हीट किया था SO2 प्लस H2O मिलता है, H2SO3 में SO2 और H2O होता है, वैसे ही सल्फाइड से आपको SO2 मिल जाता है। फोर्थ वे is by the action of dilute acids on sulfides or bisulfides. लेबोरेटरी में इसी प्रकार से बनाया जाता है SO2। लैब में SO2 बनता है वो ऐसे बनता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए Na2SO3 प्लस HCl, क्या मिलेगा, NaCl, है ना, थोड़ा जोड़ो और यहाँ पे H और SO3 मिलके H2SO3 बनाएंगे, और H2SO3 मतलब उसमें अंदर के SO2 प्लस पानी।
Okay. So it's fourth. Next is by action of conc H2SO4 on certain elements. सारे elements नहीं है, तो जो elements मैं दे रहा हूँ उधर ही apply करना बस. You can use it for copper and magnesium too. Plus conc H2SO4 या फिर magnesium you can use for carbon and sulfur. बता यहाँ क्या मिलना चाहिए? कॉपर प्लस H2SO4 जब रिएक्ट करते हो CuSO4 प्लस H2O प्लस SO4 मिलता है. Same thing with magnesium, you get MgSO4 plus H2O plus SO2. With carbon, you get CO2 plus SO2 plus. ये जो रिएक्शन है इम्पोर्टेंट है, कॉपर वाला. इन चारों में से एटलीस्ट कॉपर का रिएक्शन आपको याद होना चाहिए. ठीक है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन. ये जो रिएक्शन है कॉपर का, ये सेम रिएक्शन डिट्टो एनसीईआरटी के अंदर जो है डी ब्लॉक के अंदर आता है. डी ब्लॉक में कॉपर का ये रिएक्शन दिया हुआ है. ये कॉपर को जनरली लोग सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा क्या, या फिर रिएक्शन नहीं होगा क्या. कुछ बोलेंगे रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि बोलते हैं कॉपर जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है ना. कॉपर इज लेस रिएक्टिव. तो जब हम जिंक डालते हैं, जिंक प्लस H2SO4 क्या मिलता है आपको बताओ? जिंक सल्फेट प्लस H2 रिलीज होता है ना, यू गेट H2 गैस. यस सर. वैसे ही या तो कोई सोचेगा कॉपर से हम करेंगे तो कॉपर सल्फेट प्लस H2 मिलना चाहिए, या फिर कोई और बुद्धिमान क्या बोलेगा, नहीं नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो नो रिएक्शन बोलेगा. पर ऐसा नहीं, रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता. रिएक्शन इस प्रकार से होता है. तो इसलिए रिएक्शन जो है इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डी ब्लॉक में दिया है इस रिएक्शन को. तो प्लीज पे अटेंशन टू द रिएक्शन. ओके, तो ये डिफरेंट तरीके से जो है आप आराम से SO2 बना सकते हो. SO2 का स्ट्रक्चर वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं ना पहले, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट दैट. अगर हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज. मेरा लिखिए थर्मल डिकम्पोजिशन. If you heat it at high temperature, you get SO3 plus S. यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है? ये किस टाइप का रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है. जैसे HNO2 का भी डिकम्पोजिशन हुआ तो डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ, H3PO3 का भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ. HNO2 से क्या मिला आपको? HNO3 और NO H3PO4 से H3PO3 से क्या मिला? H3PO4 और बात एक ही बता रही हो तुम, दो बताओ ना. डिस्प्रपोर्शनेशन दो मिलेगा ना. PH3 PS3 करेक्ट. H3PO4 और PS3. वैसे SO2 को डिकम्पोजिशन करके आपको SO3 प्लस S. तो यहाँ पे सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ +6 और यहाँ पे 0. तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिडक्शन हो रहा है. तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आ गया. सेकेंड लिखिए. सर एक मिनट भी चलो ना.
हो गया सर। combustibility. SO2 is neither combustible nor supports combustion. हमने इसके बारे में ऑप्शन के लिए क्या पढ़ा था? सेम पॉइंट combustible. O2 is a Not combustible but support combustion. it is a supporter of combustion है ना, पर SO2 सपोर्ट नहीं करता है। ये एक से एक को पढ़ते हैं ना, इससे पहले जो भी उस किसी और के लिए पॉइंट पढ़ा वो सब रिकलेक्ट होना चाहिए, है ना। जब किसी एक के बारे में वो कोई पॉइंट पढ़ते हैं, वो पॉइंट इससे पहले कहाँ कहाँ पढ़ा वो सभी आपके दिमाग में लिंक होना चाहिए। इससे पहले हमने यहाँ पढ़ा था ये पॉइंट, इससे पहले यहाँ पढ़ा था, उससे पहले यहाँ पढ़ा था, उससे लिंक कर देगा, उसमें मतलब क्या रिवाइज होता जाएगा। पढ़ यहाँ रहे हैं पर पीछे सब रिवाइज हो रहा है, वो पॉइंट में आए तो उस पॉइंट कनेक्टेड हर बात को पीछे याद रिकलेक्ट करने का, तब आपका स्टडी हो रहा है, तब जाके ब्रेन बराबर लिंक करता है। और ब्रेन को हैबिट होता है लिंक करने का टॉपिक्स। जब वो हैबिट आप क्रिएट करेंगे, ब्रेन को लिंक करेंगे, तो एग्जाम में लिंक लगेगा। क्वेश्चन देके तुरंत लिंक करेगा, ये क्वेश्चन ये टॉपिक कहाँ कहाँ देखा था, ये देखा था, हाँ कहाँ उठाने यहाँ उठाने का। तो कीप लिंकिंग थिंग्स। नेक्स्ट को उसी में पॉइंट, द इंटेंस heat of the burning metals decomposes the sulfur dioxide into sulfur and oxygen, both of which combine with metals form oxide and sulfide. So जब मेटल से आप रिएक्ट करते हैं, मेटल को बर्न करते हैं आप, तो जो हीट है मेटल को बर्न करके आप SO2 पास करते हैं उससे, वो जो हॉट मेटल का जो हीट है उसकी वजह से SO2 ब्रेक डाउन हो जाता है सल्फर और ऑक्सीजन में, और वो सल्फर ऑक्सीजन से मेटल रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड और मेटल सल्फाइड आपको मिलता है। जैसे कि मैग्नीशियम, तो ये ब्रेकडाउन हो गया S और O2 में, और मैग्नीशियम सल्फाइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेंगे। एक तरफ से यहाँ बताइए SO2 इज एक्टिंग लाइक, इस रिएक्शन में SO2 किस तरह से बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक reducing agent. reducing agent, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग हाँ यहाँ पे सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे -2 सल्फर है, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दिस रिएक्शन SO2 इज एक्टिंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है ना, अदर पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करेंगे तो इट इज सप्लाइंग ऑक्सीजन टू मैग्नीशियम, इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वन वे। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो देख सकते हैं आप, so खुद का रिडक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। So here in this reaction, SO2 is acting like an oxidizing agent.
इसलिए कि एडिशन रिएक्शंस ऐड करेंगे हम SO2 plus O2 you'll get SO3. now you can use ये रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं हम। यहाँ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का इस्तेमाल आप कर सकते हो। द लास्ट रिएक्शन में हमने वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज किया एज अ कैटलिस्ट। इस बार हम प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं। you can use vanadium pentoxide as well as platinum। यहीं पे लिख सकते हैं आप और भी टू। वैसे ही SO2 plus Cl2 क्लोरीन से अगर हम करते हैं presence of sunlight you get SO2 Cl2। SO2 Cl2 का नाम बताओ। ये कौन सा Thionyl chloride. कौन सा thionyl chloride. थायराइड क्लोराइड नहीं है, इसलिए पूछा मैंने। थायराइड क्लोराइड is SOCl2 ना। is SOCl2। This is sulfuryl। This is sulfuryl chloride। Thionyl is SOCl2। This is SO2Cl2। This is sulfuryl chloride। देखा हमने इससे पहले फॉस्फोरस के उसमें। दोनों में कंफ्यूज नहीं होने को इसलिए पूछा मैंने। PbO2 plus SO2 क्या मिलेगा? Pb ऐड ही करना है, PbS और O4। SO2 एसिडिक है कि बेसिक है? हाँ, SO2 एसिडिक है कि बेसिक है? किस प्रकार का ऑक्साइड है ये? एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड? Non-metal. एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड। हाँ, कौन सा एसिड देगा ऑन हाइड्रोलिसिस? कौन सा एसिड देगा हाइड्रोलिसिस करने पे? H2SO3. Sulfuric acid. 2SO3 सल्फ्यूरस एसिड है ना। ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स सल्फ्यूरस एसिड। ऑफ कोर्स अगर आपको कहीं भी सल्फ्यूरिक दिया है तो गलत नहीं है, क्योंकि वो सल्फ्यूरस अगर डिकम्पोज होगा तो सल्फ्यूरिक मिल सकता है, परंतु वो जनरली देता कौन सा है? सल्फ्यूरस देता है। मतलब इट्स एनहाइड्रेट ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, तो हम तो सल्फ्यूरस बोलेंगे। H2SO3 SO3 इज ए एनहाइड्रेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट लिखिए। SO2 turns color of blue litmus to red, methyl orange to pink। ये सब उसका एसिडिक कैरेक्टर होने का प्रमाण है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना, किस चीज को किस कन्वर्ट करते हैं। इससे आपको ये भी आइडिया आता है दूसरे जो एसिड्स है वो किसको, ये जो इंडिकेटर्स है, डिफरेंट इंडिकेटर्स है टेस्ट करने के लिए, तो उनका रंग भी आपको आइडिया अंदाजा आएगा। And pink तो being acidic in nature, उसका प्रमाण ये है कि SO2 को हम अगर हम पानी में डाल दे तो आपको मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड। सो आई कैन से SO2 इज एन सल्फ्यूरस एनहाइड्राइड।
तो जब भी आप जहाँ भी H2SO3 का निर्माण होगा तो आप यहाँ पे SO2 और H2O हो सकते हो। जैसे NH4OH का मतलब क्या है, NH3 प्लस H2, है ना। PH4OH का मतलब क्या है, PH3 प्लस H2। H2CO3 का मतलब क्या है, CO2 प्लस H2। वैसे H2SO3 का मतलब SO2 प्लस H2। तो H2SO3 का निर्माण हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि SO2 और H2 लिख सकते हैं। अब इसका एसिडिक कैरेक्टर का प्रमाण है, कुछ रिएक्शंस भी देख लेते हैं। अगर एसिडिक है तो इट कैन रिएक्ट विद द बेस, है ना। विद बेस करना चाहिए। टेक a base NaOH प्लस SO2, क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट, एसिड प्लस बेस यूज टू सॉल्ट। तो बेस से वो रिएक्ट करके सॉल्ट दे रहा है, मतलब वो एसिडिक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। ये भी उसका एसिडिक होने का प्रमाण है। It reacts with lime water, turning it milky। ये और किसका प्रॉपर्टी है, मिल्की मिल्की? ये सेम जो प्रॉपर्टी है, इट रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर को मिल्की करने वाला काम किसका CO2 होता का CO2 है? CO2 is more famous for this property, right? जब भी हम पढ़ते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की तो हमको दिमाग के अंदर CO2 आता है, भाई ये CO2 होगा। तो SO2 भी लाइम वाटर मिल्की का मतलब, मिल्की मतलब बेसिकली कि जो पीपीटी बनेगा वो छोटे व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बनेगा तो मिल्की बोलते हैं उसका। तो यहाँ पे CaOH twice H2 से रिएक्ट करे, CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड ऑब्वियसली प्लस पानी। तो ये भी जो है व्हाइट होता है, सिंस इट इज अ व्हाइट पीपीटी, तो हम बोलेंगे ये भी मिल्की करता है। तो SO2 अकेला नहीं है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2, है ना, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तब क्या बोलोगे? CO2 बोलोगे। आंसर इज बोथ ए एंड बी। नोट किया है? Yes, sir. इसी के आगे लिखिए, आगे द मिल्कीनेस of lime water is due to formation of insoluble CaSO3. However, the milkiness disappears एक मिनट है, this is not sodium, soluble calcium.
So as we keep on passing SO2 for longer time, तो ये क्या होगा, जो CaSO3 बना है, CaSO3 बना है, ये फर्दर इसका रिएक्शन होगा SO2 से और कैल्शियम बाइसल्फेट बनाएगा, और कैल्शियम बाइसल्फेट जो है सॉल्युबल है, पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा, तो मिल्कीनेस गायब हो जाएगा, मिल्कीनेस ड्यू टू CaSO3। तो व्हाइट पीपीटी, व्हाइट इनसॉल्युबल है, पीपीटी का बने इनसॉल्युबल होगा तभी बनेगा ऑब्वियसली। डन। Yes, sir. क्या SO2 एज ए रेड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है? हाँ तो क्यों? क्या SO2 एज ए रेड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है? हाँ कि नहीं? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? कौन बताएगा? आपने SO2 का एक रिएक्शन देखा, ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है, एक आध रिएक्शन अभी पीछे देखा आपने, ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है। क्या रेड्यूसिंग की तरह भी काम कर सकता है? क्वेश्चन मेरा ये। हाँ तो क्यों, ना जल्दी बताओ। सिंपल सिंपल बेसिक्स है सब, 11th में सब किए बेसिक्स बात कर रहे हैं। जो बातें 11th में हो चुकी है, मैक्सिमम बातें वही बातें वापस कर रहा हूँ। एक कंपाउंड जो है, जो भी हम देते हैं मॉलिक्यूल कंपाउंड, वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा, कि दोनों भी कर सकता है? हम किस आधार पर बोलते हैं इस चीज को? व्हाट इज द बेसिस? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। हमको देखना है कि सेंट्रल एलिमेंट जो है वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो सल्फर का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6 +6। सल्फर का हायर ऑक्सीडेशन +6 है, और सल्फर का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 -2। और +4 +6 वाला नहीं, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा बोलता हूँ मैं। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इट कैन एक्सिबिट इज -2 एंड हाईएस्ट इट कैन एक्सिबिट इज +6। 16 ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के लिए सेम है। कैसे पहचानेंगे? 16 ग्रुप एलिमेंट्स मतलब उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, लूज 6 इलेक्ट्रॉन्स और दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। लूज 6 मतलब +6, गेन 2 मतलब -2। 15 ग्रुप के एलिमेंट है तो उनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो दे कैन लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो मतलब -3 और +5 उनका हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते इस प्रकार से। अगर कोई एलिमेंट अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, then it can act as only oxidizing agent, only oxidizing। अगर कोई एलिमेंट अपना लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है, it can act as only reducing agent। अगर वो एलिमेंट लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में कहीं लाई करता है, then it can act as both oxidizing as well as reducing agent। याद है ऐसा कुछ? Yes, sir. तो अभी SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 है, जो कि ये बीच में है, ये लोवेस्ट भी नहीं है हाईएस्ट भी नहीं है, इन दोनों के बीच में है। दैट मींस SO2 कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। उसलिए कहीं पे वो काम कर रहा था एज ऑक्सीडाइजिंग। अभी हम लिख रहे हैं रिएक्शन से रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाला, और भी ऑक्सीडाइजिंग का हम कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे अभी। इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, डिपेंडिंग ऑन आगे वाला कौन है। पर SO3 कैन SO3 एक्ट एज बोथ? No, क्या SO3 कैन एक्ट एज बोथ? नो। no. SO3 कैसे काम कर सकता है? Only as oxidizing. Only oxidizing, है ना? It can act as only oxidizing agent। SO3 में सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग की तरह ही काम कर सकता है। देन SO2 का हम पे रिड्यूसिंग रिएक्शंस देखते हैं, जहां पे वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। ये अदर वे अराउंड आप ऐसे समझ सकते हो ना, अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो सिंपल सा मुद्दा यही समझ में आ रहा है कि कोई और उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। समझ रहे हो? कोई और उसको
ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब अगर उसके सामने वाला उससे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली इट हैज टू एक्ट लाइक ए रिड्यूसिंग एजेंट। अगर उसके सामने वाले से ये बेहतर रिड्यूसिंग बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर वो एक्ट करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब डिपेंड है कि आगे वाला कौन है भाई, है ना, जो भिड़ने के लिए आ रहा है वो कौन है, ये वो इससे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग है कि ये उससे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग है। अगर मैं उससे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग हूँ मैं उसे ऑक्सीडाइज करूंगा, अगर वो मुझसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग है तो वो मुझे ऑक्सीडाइज करेगा, सिंपल सी बात है। तो उसी को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिएक्शन बोल देते हैं। तो जानना भी जरूरी है कि कहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली अब जो सिर्फ जिनका हाईएस्ट या लोएस्ट होता है वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में आपको, बिकॉज आप श्योर है कि SO3 विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन दिस रिएक्शन। तो SO3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर का +6 से कम होना चाहिए प्रोडक्ट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट घटना चाहिए, बढ़ने की संभावना ही नहीं है। तो आपको समझ में आ जाएगा इट शुड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग। पर SO2 जब आएगा तो आपको आगे वाले के बारे में पता ही नहीं है कि ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है, तो आपको समझेगा ही नहीं कि क्या करे, यहाँ पे क्या देखना है, इसका ऑक्सीडेशन रिड्यूशन क्या होगा किस, है ना, दैट बिकम्स डिफिकल्ट। इसलिए हम SO2 के बारे में पढ़ रहे हैं। लिखिए पहला एक पॉइंट, in the presence of moisture sulfur dioxide acts as a power reducing agent by liberating nascent hydrogen. Whereas in the presence of an oxidizing agent, it takes up an oxygen atom. Either way, it is acting like a reducing agent. जैसे कि let us say reactions. H2O plus SO2 in the presence of moisture हमने बात की। in the presence of moisture क्या होता है एक्चुअली, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा, हम जानते हैं, from H2SO from H2SO3। और ये H2SO3 will further give you decomposition होके H2SO4 to do further hydrolysis। H2SO4 plus nascent hydrogen रिलीज करेगा। ये जो nascent hydrogen है हम जानते हैं the reducing property is due to nascent hydrogen। nascent hydrogen को रिलीज करेगा तो nascent hydrogen या reducing property दिखाएगा। nascent ऑक्सीजन के वजह से उसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है। तो ये nascent हाइड्रोजन काम करता है बहुत जगह पे।
ये इसके वजह से वो एज एडिशन काम करेगा। अब देखते हैं उस रिएक्शन स्टडीज। फॉर एग्जांपल आपने किया SO2 प्लस H2O की कॉम्बिनेशन को आपने डाल दिया विद Cl2, तो Cl2 का क्या होगा, ये Cl2 बन गया HCl प्लस H2SO4। बताओ क्लोरीन के यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑक्सीडेशन हुआ क्या रिडक्शन हुआ? Reduction. आप देखेंगे 17 रुपए में जब जाएंगे अभी वहां पढ़ने वाले हैं, क्लोरीन भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे इन अदर वे अराउंड मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, जो हम 17 रुपए में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्लोरीन जो है एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है, इज इट नॉट? सी SO2 को उसने क्या बना दिया, H2SO4 बना दिया, है ना? हाँ, यहाँ पे सल्फर जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 ऑक्सीडेशन चला गया है ना, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया है ना। तो क्लोरीन इज एक्टिंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अदर वे अराउंड, है ना, और SO2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बाय डिफॉल्ट। दोनों ही हम समझ सकते हैं। क्लोरीन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप यहाँ देख सकते हो, बिकॉज आगे वही आने वाला है। वैसे ही यहाँ Cl2 के बदले अगर आपका, ऑफ कोर्स बिकॉज SO2 यहाँ पे, अगर हम मुद्दे की बात, यहाँ पे हमारा हीरो SO2 इस पिक्चर के अंदर SO2 हीरो है, तो हम SO2 के बारे में बात करें तो जैसा क्लोरीन को उसने HCl बना दिया, अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो क्या बनता आपका, HBr बनता। आयोडीन होता तो क्या बनता, HI बनता, है ना, टर्न लाइक दैट। अगला नेक्स्ट लिखिए, iron 3 chloride solution is yellow in color and iron 2 chloride solution is green in color. So if SO2 is passed through yellow FeCl3, it turns to green FeCl2, फेरिक बन जाएगा। सॉरी, हाँ फेरिक बन जाएगा, फेरस। तो SO2 is acting like a reducing agent. If it is acting like a reducing agent, it will reduce। अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा, तो Fe3+ क्या बन जाएगा, Fe2+ बन जाएगा। तो ferric chloride is yellow in color and ferrous chloride is green color. The solution will turn yellow to green, ऐसे हम बोले। Just write the reaction, you can write like this. This is acting like reducing agent, उसमें डाल दिया आपने FeCl3 जो कि येलो है। This will turn this to FeCl2 and हमेशा आपको यहाँ पे जब भी SO2 is acting like a reducing agent, the byproduct will always be H2SO4 and of course यहाँ पे साथ में मिलेगा आपको HCl also। HCl ये इसके वजह से मिल रहा है, FeCl3 की वजह से। पर SO2 का H2SO4 आपको खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, खुद ऑक्सीडाइज होगा।
This is a very important reaction. ये अगला रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, दो रिएक्शन भी अगला करने वाले हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, क्योंकि हम ये डी ब्लॉक करने वाले हैं। डी ब्लॉक से कनेक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शंस, which they are going to connect with the D block. तो दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट gets decolorized balance also. This potassium permanganate हमने क्यों बोला डीकलराइज, इसका जो रंग होता है स्टार्टिंग में आप लेते, दिस इज पर्पल कलर होता है, क्या मैंने बोला पर्पल कलर, बट जो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, प्रोडक्ट्स में सबके सब जितने भी आपको मिलते हैं तीनों तीनों कलरलेस होते हैं। तो प्रोडक्ट पूरा कलरलेस है। तो स्टार्टिंग में कलरफुल था पर्पल रंग का, आपको केमिनो4 तो उसमें आपको डाला SO2 और H2O है ना। तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स कलरलेस है, इट टर्न्स कलरलेस हम बोलते हैं, इट डिकलराइज। नेक्स्ट ऑरेंज कलर्ड, ये सब कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके ऊपर सब क्वेश्चन आ जाता है। ऑरेंज कलर्ड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट gives a green colored chromic salt and colorless potassium sulfate with SO2. ये होता है कलरलेस और ये होता है ग्रीन। नोटेड? Yes, sir. Yes. ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक। सर एक मिनट पीछे ले जाना पिछला वाला। हो गया सर। Let us see the oxidizing properties. It is a mild
oxidizing agent, ऐसे लिखो इसको, it acts as a mild oxidizing agent when treated with strong बताओ क्या मिलेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा, सल्फर मिलेगा। वेरी गुड, पहले बात किया हमने, जब भी H2S का ऑक्सीडेशन हुआ तो सल्फर ही मिलेगा आपको। बताओ क्या मिलेगा? CO का ऑक्सीडेशन होगा, क्या मिलेगा? CO2 CO2 मिलेगा, NH2 बन जाएगा सल्फर। SO2 का रिडक्शन होगा ना, क्योंकि इट इज एक्टिंग लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उधर क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो SO2 सल्फर बनना। तो क्या बनेगा? H2 का ऑक्सीडेशन करोगे क्या मिलेगा? H2 H2 मिलेगा। plus मेटल है, मेटल से क्या मिलना चाहिए आपको? मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फाइड। देखा हमने मैग्नीशियम के साथ इससे पहले, you saw with magnesium। Yes, sir. सल्फर बनेगा, पर वो सल्फर से Fe वापस रिएक्ट कर लेगा और Fe सल्फर दे देगा। सेम विद मैग्नीशियम भी सो। बट हाँ जी, अगर पोटेशियम है तो ऐसा रिएक्शन नहीं होगा। पोटेशियम का रिएक्शन डिफरेंट होता है। मैग्नीशियम भी सेम था, आयन भी सेम है, वैसे रिएक्शन हो रहा है, पर पोटेशियम विल गिव डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन। इट गिव समथिंग लाइक दिस। पोटेशियम सल्फाइड और पोटेशियम थायोसल्फाइड। These are the oxidation reactions. Few oxidation reactions of SO2। तो अभी जैसे हम कल बात कर रहे थे ओजोन के बारे में, द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन इज ड्यू टू, हमने क्या बोला? nascent oxygen. अगर वैसे ही मैं बात करता हूँ, द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2 इज ड्यू टू, क्या बोलेंगे? द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ SO2 इज ड्यू टू नेसेंट हाइड्रोजन। देखा ना हमने अभी, विथ मॉइस्चर इट रिलीजेस नेसेंट हाइड्रोजन, वो नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो द ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 is due to the nascent hydrogen। ये बात आपको याद रखनी, वो एक ही पॉइंट लिख दो बस ब्लीचिंग प्रॉपर्टी में। द ब्लीचिंग प्रॉपर्टी SO2 is due to nascent hydrogen। Good, next heading। Oxo acids of sulfur, oxygen containing acids of sulfur।
ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर के बहुत सारे ऑक्साइड्स, एक्चुअली बहुत सारे हैं, बहुत सारे, पर वो सारे हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही पढ़ेंगे सेट के साथ। H2SO3, this is called sulfurous acid. It is sulfurous acid. बता H2SO3 का बेसिसिटी क्या होगा? +2. ये है H2SO3, बेसिसिटी इज 2, 2 हाइड्रोजन लूज कर सकता है वो। बेसिसिटी इज 2, the shape is pyramidal shape, sp3 hybridization, pyramidal sp3 hybridized। बताओ H2SO3 can act as oxidizing, reducing or both? Both. It can act as both because सल्फर यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, सल्फर यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, it can act as both oxidizing as well as reducing agent। इतना काफी है इसके बारे में। अब बात करते हैं H2SO4। H2SO4 is sulfuric acid। स्ट्रक्चर इसका ये भी डाई बेसिक है, बेसिसिटी इज 2, बेसिसिटी इज 2, 2 हाइड्रोजन। H2SO4 can act as oxidizing, reducing or both? Oxidizing. Only oxidizing है ना, क्योंकि यहाँ सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। It cannot act as, it can act as oxidizing only, oxidizing, and it also है good dehydrating agent। It is oxidizing as well as dehydrating agent, but it cannot act as reducing agent। It cannot act as reducing agent। And this H2SO4 is also called as, you know, king of chemicals, as well as it is also called as oil of vitriol। इसका और एक नाम है oil of vitriol। उसके बाद H2SO5, that is peroxo monosulfuric acid। देखो नाम में ही आ गया पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक, मतलब क्या H2SO4 में एक पेरोक्साइड बॉन्ड डालेंगे, एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, पेरोक्साइड बॉन्ड बना देंगे तो बनेगी H2SO5। सेम लाइक H2SO4 जैसा ही हम बनाएंगे सेम, बस यहाँ पे एक पेरोक्साइड बॉन्ड हमें ऐड करना है। इसके वजह से ये बन गया पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका और एक नाम है, जो फेमस नाम है इसका, कैरोस एसिड, जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था, कैरोस एसिड, राइट। एमाइंस के ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल किया था हमने, है ना, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन को ऑक्सीडेशन करने के लिए हमने कैरोस एसिड का इस्तेमाल किया था। हमने देखा वहाँ पे अलग अलग जो लोग जो है अमाइंस जो है अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स हमको देते हैं।
ये स्कैरोस एसिड है। बेटा यहाँ बेसिसिटी क्या है इसका? वन। दो है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच्ड है वो लूज करेगा। बराबर है क्या? Yes, sir. अच्छा, वन क्यों बोला तुमने? सर मुझे लगा कि एक ही मतलब OH जाता है, जो ऑक्सीजन को अटैच है वो नहीं जाता। तो परोक्सो बॉन्ड है ना, हाँ। इसलिए। हम्म। अच्छा बताओ, इसमें दोनों में से H2SO4 और H2SO5, अच्छा H2SO5 में सल्फर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाँ, +6. +6. It will act like ऑक्सीडाइजिंग Oxidizing एजेंट। agent. Oxidizing. क्या बोले? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO4 भी ऑक्सीडाइजिंग है, वो भी +6 है। H2SO5 भी ऑक्सीडाइजिंग विद +6 है। अगर कोई हमसे ये पूछे इन दोनों में से बेहतर कौन है, तो क्या बोलेंगे? H2SO5 और H2SO4 में से बेहतर ऑक्सीडाइजिंग कौन है? हाँ, तो 4 ही होगा। क्या बोले? H2SO5 बिकॉज यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड है ना। देखो हम वी यूज आल्सो एज ए, अभी तो मैंने बोला ना, वी हैव यूज्ड इट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर ऑक्सीडाइजिंग एमाइंस। जो पेरोक्साइड ऑक्सीजन होता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना, पेरोक्सो जहां भी होता है दे रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन इजीली, और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं आसानी से, वही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। तो कैरोस एसिड इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर्ड टू H2SO4। H2SO4 का हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया, नॉट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? वी यूज्ड ओनली एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वहाँ काम ही नहीं कर पाता एज ऑक्सीडाइजिंग कर पे। पर H2SO5 acts as an oxidizing agent. It is a better oxidizing agent as compared to H2SO4. H2SO5. एंड वो भी आप लिखना जो अभी उसने बताया, इसने बताया, आदित्य ने बताया, इट इज मोनो बेसिक, इट्स नॉट डाई बेसिक। ठीक है, ये जो पेरोक्साइड वाला जो H है ना, ये लूज आयनाइज नहीं होता है, सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन आयनाइज होता है, आयनाइजेबल हाइड्रोजन होता है। ये मोनो बेसिक है, इसका बेसिसिटी 1 होगा, ध्यान देना। H2SO5 के बारे में और क्या बात है? उसके बाद H2O7, this is disulfuric acid। तो दो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और उसमें से H2O को निकाल देते हैं तो बनता है क्या? देखो, इसका नाम है डाइसल्फ्यूरिक एसिड। दो H2SO4 लो, इसमें से एक पानी निकाल दो, एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दो, H2 गया और एक ऑक्सीजन निकाल दिया, कितना बचेगा? H2 और O7, है ना। अगर एक पानी की निकालने से बनता है तो सॉलिड नाम क्या बोल सकते हैं? आपको याद है हमने जब ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस पढ़ाया था, पायरो, हाइपो, वो सब आया था। एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के अगर बनता है तो क्या होता है? पायरो बोलते हैं ना।
it can be called as, is also called as pyro sulfuric acid, because 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड से एक पानी का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो आपको ये मिल रहा है, so also called as pyro sulfuric acid. It is also called as oleum. ये oleum नाम से ही फेमस है कंपाउंड H2S2O7 जो है, it is famous as oleum. It is also called as fuming sulfuric acid. तो कुछ जगह आपने पढ़ा होगा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिखा रहता है ऊपर, उसका मतलब ओलियम. इसका स्ट्रक्चर 2 सल्फर हो गए, 4 ऑक्सीजन, 6 हो गए. This is H2S2O7. What is the basicity here? Basicity is 2. It is also a strong oxidizing agent as well as dehydrating agent. यहाँ भी सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है. ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग इधर काम करता है. नेक्स्ट इज H2H2O8. This is peroxo disulfuric. So disulfuric acid क्या था? H2H2O7. ये peroxo disulfuric acid मतलब कि एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे उसके अंदर, H2H2O7 था, O8 हो गया है क्योंकि एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, पेरोक्साइड बॉन्ड आ जाएगा इसके अंदर. तो वही स्ट्रक्चर जो H2H2O7 का था वही आएगा, बस एक पेरोक्साइड बॉन्ड हम बीच में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा. This is also called as Marshall acid. स्ट्रक्चर से वही बनाएंगे. बस एक बीच में पेरोक्साइड बॉन्ड जोड़ देंगे. इसका बेसिटी क्या है? तो ये होगा. It is also a strong oxidizing agent. यहाँ +6 oxidation state. अगला है H2S2O4. This is dithionous acid. कुछ इस प्रकार से होता है. बताओ यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3. अगर डायरेक्टली आप निकालें तो क्या मिलेगा? अगर आप फॉर्मूला से निकालते हो तो क्या मिलता है? बाय फॉर्मूला व्हाट डू यू गेट? थ्री मिलता है. 3 मिलता है. स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है आपको? स्ट्रक्चर से क्या मिल रहा है आपको? 3 मिल रहा है ना. 2 कैसे मिलेगा रे? 3J.
एक दो सॉरी तीन सर, पुल। बेसिसिटी बोल दिया सर। अच्छा हाँ, बेसिसिटी इज 2, ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस। इस केस में स्ट्रक्चर और फॉर्मूला दोनों सेम ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत जनरली अगर ऐसा बॉन्ड है तो नॉन पोलर बॉन्ड की वजह से दिक्कत आती है फॉर्मूला में, पर इस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं आई। पर आगे आएगा देखो, दिस इज डाइथियोनस एसिड। ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए आप जानते भी नहीं रहेंगे, इसको पहली बार सुना होगा। ये अनस्टेबल है बहुत, इसलिए उतने फेमस भी नहीं है। देन H2H2O3। अब बताओ यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। कहा गए धोखा, इसका नाम है थायो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन। दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब बताओ ये जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इसका तो 1 होगा ना फिर। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0 होगा ना, हाँ बिकॉज ये जो बॉन्ड है दो सेम एटम, ये बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं यहाँ पे, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। तो नॉन पोलर बॉन्ड है तो यहाँ पे कोई चार्ज फॉर्मेशन इसकी वजह से नहीं होगा, इसका 0 होगा। और इस सल्फर का क्या होगा? +4। इस सल्फर का होगा +4। यहाँ पे एक सल्फर का 0 है और इस सल्फर का +4 है। What is the basicity? Basicity is 2. सर 1 मिनट के लो ना। Okay. हाँ सर। H2H2O6, this is dithionic acid. इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, 1 2 4 हो गए और 2 ऑक्सीजन बचा। दिस इज डाइथियोनिक एसिड। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। बिकॉज ये बॉन्ड से कोई फायदा नहीं है उसको, ये 5 पोलर बॉन्ड है तो +5। ऐसे ये अनेक एसिड्स बना सकता है,
तो जनरल फॉर्मूला है H2SnO6 where N can be 3 to 6 और भी बहुत अलग वैरायटी है बनाता है तो इतने इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा जनरलाइज्ड एस जितने भी एस एक्स्ट्रा रहेंगे वो सभी बीच में आ जाएंगे इसी को थायोनिक बॉन्ड बोलते हैं जैसे पेरोक्साइड बॉन्ड हम बोलते हैं ना जैसे O सिंगल बॉन्ड O को हम पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं वैसे S सिंगल बॉन्ड S को हम थायोनिक बॉन्ड बोलते हैं देखो जहां भी थायोनिक वर्ड आया रहेगा इससे पहले वहां पे SS बॉन्ड होगा जैसे आप देखो यहाँ पे थायोनिक एसिड आया है S सिंगल बॉन्ड S है जैसे पेरोक्साइड का मतलब होता है O सिंगल बॉन्ड O थायोनिक मतलब S सिंगल बॉन्ड S यहाँ भी थायोनिक बॉन्ड है तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है which the following acid has a thionic bond which the following acid has a thionic bond मतलब S single bond S जैसे peroxide bond is S single bond O single bond O but thionic bond is S single bond S ठीक है Let's talk about sulfuric acid सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कुछ सिंपल रिएक्शंस अगर हम बात जैसे कि आप एसिड बना सकते हो लैबोरेटरी लेवल के अंदर और उनकी पहले हम बात कर लें जैसे कि हम जानते हैं कि SO3 में पानी डाल दो क्या मिलेगा H2SO4 मिलेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ SO3 will give you H2SO4 ये अभी हमने कुछ देर पहले जस्ट रिसेंटली देखा कि जब SO2 प्लस पानी भी हम करते हैं है ना SO2 प्लस पानी हम करते हैं तो क्या मिलता है आपको H2SO3 मिलता है और फर्दर क्या मिलता है H2SO4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है करेक्ट तो यहाँ से ही मिलेगा H2SO4 हाँ हमने देखा डिफरेंट रिएक्शंस जहाँ पे SO2 एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट है ना जब भी SO2 एज ए रिड्यूसिंग काम करता है वो सब जगह देगा कि आपने बाय प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है आपको H2SO4 ही मिल रहा है जैसे कि रिएक्शन था हमने देखा विद Cl2 है ना सबसे पहला रिएक्शन तो क्या मिला आपको Cl2 का तो बन गया HCl और साथ में क्या मिला H2SO4 मिला तो वो सभी रिएक्शन के अंदर भी H2SO4 प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बन ही रहा है ना तो उस तरह से आप बना सकते हो डिफरेंट रिएक्शंस के माध्यम से बट इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करने का अलग तरीका है इट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो एनसीईआरटी डिटेल में उसका डायग्राम भी दिया है एनसीईआरटी में बड़ा सा हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट प्रोसेस so in the industries we manufacture H2SO4 by contact process तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है सबसे पहले सल्फर प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे क्या मिलेगा आपको SO2 मिलेगा ये सब रिएक्शन पहले देख चुके हैं वही सब रिएक्शन रिपीट होगा SO2 मिलेगा SO2 को फिर आप ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट तो आपको मिलेगा SO3 फिर ये जो SO3 है इसको हम ट्रीट करते हैं
H2SO4 से 98% H2SO4 से हम ट्रीट करते हैं तो आपको मिलता है ओलियम। एक्चुअली अगर डायग्राम देखेंगे ना, क्योंकि आपको शंका ये आ सकता है सर हमको तो H2SO4 बनाना है ना, हमको तो H2SO4 बनाना है, आप इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, थोड़ा से H2SO4 ना स्प्रिंकल करते हैं। चैम्बर्स आप देखते हैं एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, बहुत से चैम्बर्स। जब वो SO3 बनने के बाद SO3 गैस जब आगे जाता है ना, तो एक चैम्बर में ऊपर से H2SO4 स्प्रिंकल करते हैं ऊपर से, है ना, स्प्रिंकलिंग होता है जिससे कि ओलियम तैयार कर सके। तो आप बोलेंगे सर H2SO4 बनाना है तो उसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मान लीजिए कभी कभी गांव में, आप कोई गांव में रह चुके हैं क्या? गांव में कोई रहा है? गांव में, विलेज? यस हाँ सर। सर। यस सर। हाँ सर। तो विलेज में जो है ना हैंड पंप्स होते हैं पानी के लिए। हाँ पता सर। नहीं आपको है कि नहीं, पर हमारे जमाने में हैंड पंप है ना। तो वो जो हैंड पंप्स होते हैं, पानी आता नहीं उसके अंदर से। जब पानी आता नहीं है तो उसके अंदर ना पानी डालते हैं 2-3 बकेट, पता है आपको? हाँ जब पानी आता हाँ नहीं है सर। उसको मोटर पर्पस हैंड पंप का, हमको पानी चाहिए, है ना, हमको पानी चाहिए। पर जब पानी आता है तो हम पहले पानी डालते हैं, 1-2 बकेट पानी डालते हैं तो फिर भरपूर पानी आता है कि नहीं? हाँ सर। ये आपको पता है। उसी प्रकार से ये भी है, यहाँ पे आपको H2SO4 बनाना है, पर उसको बनाने के लिए थोड़ा से मात्रा में H2SO4 का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि बहुत सारा H2SO4 मिल सके आपको, ठीक है ना। वही तरीके से यहाँ भी है, वो समझ लेना। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो इससे आपको ओलियम मिलेगा, यू गेट ओलियम। फिर ये ओलियम जो है H2H2O7, इस ओलियम को आप करेंगे हाइड्रोलिसिस, पानी डालो उसके अंदर तो आपको बहुत सारा H2SO4 निर्माण होगा। तो एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने मतलब छोटा सा एरर होगा क्या, एनसीईआरटी में सिर्फ यही तक रिएक्शंस दिए हुए हैं। ये लास्ट रिएक्शन भूल गया एनसीईआरटी वाला, जो मेन रिएक्शन था, बिकॉज आपको अल्टीमेटली H2SO4 बनाना था, तो सिर्फ ओलियम तक ही रिएक्शन दिया एनसीईआरटी में। लास्ट रिएक्शन दिया होगा नहीं, ही फॉरगॉट टू राइट प्रॉब्लम। ये रिएक्शन आप ऐड कर लेना, बिकॉज अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, H2SO4। कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक और प्रोसेस भी है, उसको हम बोलते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस। तो इसके ऊपर उतना नहीं आएगा क्वेश्चन, बिकॉज एनसीईआरटी में डिटेल में बात नहीं करते इसके बारे में। एटलीस्ट इसी याद रखो कि लेड चैम्बर प्रोसेस भी, बिकॉज बहुत ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, which the following process is used for preparation of H2SO4, है ना। तो आप जानते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हमने पढ़ा है यहाँ वहां पे, जैसे कि ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस किसके लिए काम करता है? ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस, ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया। अमोनिया। हॉल-हेराल्ड प्रोसेस, हॉल-हेराल्ड, हॉल-हेराल्ड प्रोसेस, सेरपेक प्रोसेस, ये सब कहाँ पड़ा है? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर पड़ा है। हाँ। सरपेक, हॉल और बेयर किसके लिए? फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिनियम। हाँ। तो पूछता है ये भी प्रोसेस है, किससे कनेक्टेड है, किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चंस बनते हैं। हॉल हेराल्ड इज किसके लिए? रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना टू एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए उसको हॉल हेराल्ड बोलते हैं। फिर हुप्स प्रोसेस क्या है? फॉर रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। ऐसे जो अलग अलग प्रोसेस यहाँ वहां अलग चैप्टर में पढ़ा है, वो सब इकट्ठा कर एक जगह लिखो। इतने सारे डिफरेंट नाम है, नेम्ड प्रोसेस, जैसे नेम्ड रिएक्शन हम पढ़ते हैं, और उन्होंने यहाँ पे ऐसे नेम्ड प्रोसेस अलग अलग है जिसमें नाम दिया है अलग अलग। तो वो प्रोसेस किस चीज के लिए है स्पेसिफिक, उस प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रोसेस किसके लिए है, या फिर ये करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है। वैसे
लेड चैम्बर प्रोसेस, इसमें करते हैं SO2 ट्रीट विथ एयर and we use NO as a catalyst here. यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में NO का इस्तेमाल करते हैं, NO कैटलिस्ट। You get H2SO4. This is lead chamber process में से एक स्टेप पर इतना याद रखो काफी हो गया। सर कॉन्टैक्ट और लीड चैम्बर दोनों भी इसके लिए? हाँ, दोनों H2SO4 बनाने के लिए, बट मोर फेमस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, और एनसीईआरटी में कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में दिया हुआ है। यस सर। प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं H2SO4 का, हम जानते हैं गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऐसे ही अगर डिस्कस करें तो जो आपका H2SO4 होता है, प्योर H2SO4 जो होता है वो कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस। बट एक्चुअली जो आपको मार्केट से मिलता है ना, जो आप मार्केट से परचेस करते हो H2SO4, यू विल सी दैट इट विल बी येलो इन कलर, येलोइश रंग का होता है H2SO4। आप देखो जो आप लैब में वगैरह यूज करते हो वो येलोइश होता है, पर एक्चुअली में H2SO4 कलरलेस होता है। वो जो येलो रंग उसको है वो H2SO4 का नहीं है, बिकॉज उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी होते हैं, इट्स नॉट प्योर, क्योंकि मिलावटी होती है, वो मिलावटी वाला H2SO4 है। बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज उसका रंग जो येलो दिखता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज, अदरवाइज द प्योर H2SO4 इज कलरलेस। बट जो आपको कमर्शियली मिलता है बाहर से वो येलो दिखता है बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज। तो H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा रिलेटिवली, मोर देन द एक्सपेक्टेड। बताओ क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन इसके अंदर H2SO4 में, बिकॉज यहाँ पे OH बॉन्ड्स है ना, H2SO4 में क्या है? OH बॉन्ड है, हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, दो OH बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए एक्सपेक्टेड से अधिक इसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। Now, talking about the chemical properties, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं उसका अभी, एक तो हमने क्या बोला था, इट कैन एक्ट एज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट जगह यूज कर सकते हैं। हमने देखा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसीलिए इट कैन आल्सो एक्ट लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड ऑफ कोर्स वो एसिड है, तो बीइंग एन एसिड आल्सो वो रिएक्शन करेगा बेस के साथ, विद बेस एंड ऑल दिस थिंग्स टू गिव सॉल्ट्स। ये तीन मेजर इसके प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज में। First, if we see its acidic behavior, बताओ अगर मैं ब्लू लिटमस डिप करूंगा तो क्या होगा? रेड बन जाएगा। रेड। मिथाइल ऑरेंज टेस्ट करूंगा तो क्या मिलेगा आपको? पिंक कलर हो जाएगा। पिंक हो जाएगा। अगर मैं फिनोप्थलीन यूज करूंगा तो कलरलेस। कलरलेस हो जाएगा। सेम थिंग है ना, इससे पहले हमने SO2 के लिए देखा, तो जहां भी एसिडिक बिहेवियर आता है तो ये सेम रहेगा, ये फिक्स है दिमाग में रखने का। अब हम रिएक्शंस देखते हैं, एसिडिक कैरेक्टर जहां दिखाता है, मतलब बेसिकली शो विद बेस ओनली और कुछ दिखाएगा।
अगर हम बेस से रिएक्ट करते हैं NaOH प्लस H2SO4 बताओ क्या मिलेगा टकाटक? Na2SO3 plus H2O. सॉल्ट प्लस वाटर, और क्या मिलेगा, है ना? तो मैं इधर सोडियम ऑक्साइड लेता हूँ तो भी क्या मिलेगा, वही मिलेगा सोडियम सल्फेट। सोडियम ऑक्साइड बेस ही है ना, ऑक्साइड लो हाइड्रोक्साइड लो, वैसा ही मिलना चाहिए, सॉल्ट प्लस वाटर, बिकॉज मेटल ऑक्साइड भी बेसिक ही होता है। मेटल कार्बोनेट ले ले, अब क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट प्लस H2CO3. जोड़ो जोड़ो, है ना, Na2SO4। और जब भी H2CO3 मिलता है हमने क्या बोला, क्या लिखने का, CO2 प्लस H2. H2O। मैं इस प्रकार से रिएक्शन हम देखते हैं। Now, if you see it is an oxidizing agent, सर एक मिनट पीछे ले जाओ। हो गया सर। as an oxidizing agent हम देखते हैं, because तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए क्या चाहिए उसके पास, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करना पड़ेगा उसको। दिस इज ड्यूरिंग रिएक्शन, जब वो रिएक्शन करता है तो ये उसका बेसिक फंडा है। उसका मतलब हर जगह बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, H2 और SO2 मिलेगा। H2SO4 ब्रेकडाउन होगा, H2O SO2 नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन विल डू ऑक्सीडेशन and the byproducts will get is H2 and SO2 during all the reactions of oxidation। देखते हैं कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, कॉपर के साथ, Ag के साथ। बताओ कार्बन क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हुआ तो CO2 बनेगा। CO2. अब बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फिक्स से बाई प्रोडक्ट है ना, SO2 और H2 ही मिलेगा, वही पहला बेसिक रिएक्शन है, फंडामेंटल। सल्फर क्या मिलेगा, सल्फर क्या बनेगा, SO2 बनेगा। बाई प्रोडक्ट क्या है, SO2 और H2। SO2 ऑलरेडी आ चुका है ना, बस नंबर ऑफ मोल ज्यादा मिलेंगे आपको। कॉपर विल गिव कॉपर सल्फेट। जैसे हम देखो कॉपर सिल्वर का रिएक्शन HNO3 से किया था, कॉन्क HNO3 क्या मिला उस टाइम आपको, कॉपर नाइट्रेट मिला था, है ना। HNO3 से आपको नाइट्रेट मिला, तो यहाँ पे सल्फेट मिलेगा सल्फर से, CuCO2 प्लस बनेगा बस, प्लस SO2 प्लस वाटर। विद कॉन्क HNO3 क्या मिला आपको, NO2 मिला था ना, आपको NO2 मिल रहा था, ऐसा NO2 दिया कॉपर और सिल्वर में, AgSO4 प्लस नोटेड। Yes, sir. Yes. अगर मैं कुछ कंपाउंड्स देता हूँ जैसे कि HBr प्लस H2SO4, बता क्या मिलना चाहिए यहाँ, ब्रोमीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये ब्रोमीन बन जाएगा, Br2 जीरो में जाएगा, SO2 प्लस H2O यहाँ 0। वैसे ही HI है तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे HI लूं क्या मिलेगा, HI से I2 मिलेगा, दिस विल रिमेन सेम। यस सर। अगर H2S है तो हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब तुम बताओ टकाटक क्या मिलेगा, H2 क्या मिलेगा, Sl plus water plus SO2. सल्फर मिलेगा, करेक्ट। समझ में आ गया, कुछ करना है? हाँ सर। तो ये है इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, है ना, ये इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, राइट। आखिरी हम क्या बात कर रहे हैं, और एक प्रॉपर्टी से क्या है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
जैसे कि C12H22O11 डाला अपने कॉन्क H2SO4, क्या मिलेगा? कार्बन प्लस H2, बैलेंस करो कितना मिलेगा? 12 पूरा H2 बाहर, डिहाइड्रेशन। इट हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर। ये डिहाइड्रेशन मतलब इसे एफिनिटी फॉर वाटर दिखाता है। एंड यहाँ जो कार्बन जो आपको मिलता है ना, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज शुगर चारकोल। ये शुगर है ना, इसको बोलते हैं शुगर चारकोल। बायो पता होगा। मान लीजिए मैंने ग्लूकोज ले लिया, C6H12O6 डाल दिया हमने कॉन्क H2SO4, क्या मिलेगा? सेम ऐसे ही मिलेगा, है ना, बस नीचे कार्बन। एक से और SCOH क्या मिलेगा? निकालो H2O, यहाँ से H, यहाँ से OH, H2 बाहर, क्या बचे? CO मिल जाएगा, CO CO बच जाएगा ना यहाँ पे, तो CO प्लस H2O निकाल लो भाई, H2O निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा? एक CO और एक CO2 और एक H2O। अगर कोई अल्कोहल, तो हम जानते हैं अल्कोहल से अल्किन मिलता है, डिहाइड्रेशन। पर ऑफ कोर्स H2SO4 का और बहुत सारे रिएक्शंस भी, जैसे सल्फोनेशन रिएक्शंस भी देखा है हमने, डिफरेंट वैरायटी रिएक्शन कर सकते हैं, ये मेन चीज है। इसका यूज जो है, अब जानते हैं इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल है। जैसे अभी मेनली जो है बैटरीज, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा बैटरीज के बारे में, तो वहाँ पे लेड स्टोरेज जो बैटरी होता है, वहाँ पे आप H2SO4 इस्तेमाल करते हो ना एज इलेक्ट्रोलाइट, राइट? यस सर। यहाँ पे हम अंत करते हैं सल्फर के बारे में और H2SO4 के बारे में। तो हमारा 16th ग्रुप यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हमारा बस एक ही ग्रुप बचा हुआ है 17th। हमने 15th ग्रुप, 16th ग्रुप और 18th ग्रुप कवर कर लिया है। 17th ग्रुप बचा है हाइड्रोजन फैमिली। कोशिश करेंगे कल हम 17th ग्रुप को कंप्लीट करें, कोशिश करेंगे। नॉट श्योर। थैंक यू वेरी मच।